यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय जो संघ है उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में, संघीय क्षेत्रों के बारे में, यूनियन टेरिटरीज उनके बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसमें दो बातें स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि भारतीय राज्य का नाम क्या होगा, दूसरा कि भारत की राज पद्धति किस प्रकार होगी। भारत की संविधान सभा में इस बात को लेकर मतभेद था कि हमारे देश का नाम क्या रखा जाए। कुछ सदस्य आधुनिक नाम इंडिया रखना चाहते थे, जबकि बाकी अन्य सदस्य परंपरागत नाम भारतवर्ष ही बनाए रखना चाहते थे। मतभेद होने के चलते दोनों ही नामों को स्वीकार किया गया। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि एक भारत भी है, यानी दोनों ही नाम है। दूसरा राज्य पद्धति, राज्य पद्धति यानी भारत में कैसी शासन प्रणाली होगी, संघात्मक शासन प्रणाली होगी या एकात्मक। यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होगी, लेकिन संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भारत यूनियन ऑफ स्टेट है क्योंकि भारत अमेरिका की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिकी संघ का निर्माण 13 राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता करके अपनी एक संघीय सरकार की स्थापना की और उन्होंने अपनी कुछ शक्तियों में से संघीय सरकार को उन्होंने कुछ शक्तियां सौंप दी, यानी संधि या समझौते का परिणाम है। दूसरा, भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ नश्वर है, यानी संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, कोई राज्य संघ से अलग होने का विचार नहीं कर सकता, जबकि राज्य नश्वर हैं। राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और वो भी संसद सामान्य बहुमत से। इसलिए भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं। आमतौर पर संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो हमने यूनियन ऑफ जो स्टेट शब्द लिया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और हमने जो राज्यों में भारतीय संघ को राज्यों में जो बांटा है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा है, कोई संधि या समझौते से भारतीय संघ का निर्माण नहीं किया गया है। भारत के अनुच्छेद 1 में राज्यों के क्षेत्र यानी कुल कितने राज्य होंगे। वर्तमान में भारत में 29 राज्यों में से जम्मू कश्मीर राज्य, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया है, इसलिए भारत में 28 प्रांत हैं, 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या पहले 7 थी वो दमन और दीव तथा नागर और हवेली को मिलाने के बाद एक कम हो गई, यानी 7 से 6 हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ विद लेजिस्लेटिव असेंबली और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी घोषित किए जाने के बाद भारत के संविधान से 370 हटने के बाद 2 नए संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं। उसके बाद भारतीय जो राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों की जो संख्या है वो 8 हो गई है और भारत में जो प्रांतों की संख्या है वो 28 है। उसके बाद संघीय क्षेत्र यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र में भारतीय संघ के जो राज्य हैं उनका क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसमें केंद्र का सीधा प्रशासन चलता है, वो सारे क्षेत्र आते हैं। यानी भारतीय राज्य क्षेत्र से भारत के जो संघ का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है। और नंबर 3, ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण जिनको किया जाए और उनको भारतीय संघ में शामिल कर दिया जाए, तो वो सारे क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। आज़ादी के तुरंत बाद लगभग 549 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। कुछ समस्याएं आई थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को लेकर। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरुआत में अपने जो राज्य क्षेत्र है उसको भारतीय संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के उकसावे पर कबालियों ने जब हमला किया और जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन खतरे में आ गया, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से प्रार्थना की रक्षा के लिए, और महाराजा हरि सिंह की प्रार्थना पर जो विलय पत्र है वो तैयार किया गया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आरंभ में जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष सुविधाएं थी। अब क्योंकि अनुच्छेद 370 संक्रमण कालीन था, अस्थायी था, क्योंकि इसका भारत के संविधान में उल्लेख भी कर दिया गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर जो अस्थायी जो धारा थी 370 उसको अब हटा दिया गया है। अब यानी अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का अंग नहीं है।
उसी प्रकार हैदराबाद को लेकर भी कुछ समस्या थी। हैदराबाद का निजाम अपने क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखना चाहता था और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का भी कार्य कर रहा था। एक तरह से हमारे बीच में मिनी पाकिस्तान बन जाने का खतरा था। उस तरह की परिस्थितियों में जब सभी प्रयास असफल हो गए तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश के ऊपर पुलिस कार्यवाही की गई। उसके बाद निजाम हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसी प्रकार जूनागढ़ को लेकर भी समस्या थी। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा था। वहाँ की जो 90% जो आबादी थी वो हिंदू ये चाहती थी कि उस क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। इस आधार पर वहाँ आरजी हुकूमत का निर्माण किया गया और आरजी हुकूमत के निर्णय पर जनमत संग्रह जूनागढ़ में करवाया गया और जूनागढ़ की जनता ने 100% बहुमत के साथ भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया और इस प्रकार जूनागढ़ को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। तो इस प्रकार विभिन्न देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया और भारतीय राज्य का एकीकरण करने का प्रयास किया गया और भारतीय संघ में जो राज्यों को कै, खे, गे और अंडमान और निकोबार श्रेणी अगली श्रेणी थी, राज्यों में विभिन्न वर्गों में बांटा गया, जिन इन वर्गों को बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के द्वारा इन वर्गों को बाद में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो प्रमुख रूप से जो भारतीय संघ के सामने समस्या आई वो भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग थी। इसके लिए सबसे पहले 1948 में एक धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन मांग बढ़ती चली गई। इसके चलते JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में JVP कमेटी गठित की गई। इसने राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए इस पर विचार किया और उसने सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाएगा, क्योंकि कमेटी को ये लगता था कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। लेकिन देश के कई भागों में, खास करके आंध्र प्रदेश में, वर्तमान आंध्र प्रदेश के नेता, प्रमुख नेता पोटी श्री रामालू, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। एक तरह से भारी तनाव पैदा हो गया तेलुगु भाषी क्षेत्र में और उनकी आमरण अनशन के बाद मृत्यु भी हो गई। इस तरह की परिस्थितियों में 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिलाकर आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य का गठन किया गया, यानी आंध्र प्रदेश भारतीय संघ का भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। इस तरह की परिस्थितियों में अन्य क्षेत्रों से भी मांग उठने लगी कि नए राज्यों का निर्माण किया जाए, भाषा के आधार पर भारतीय संघ को पुनर्गठन किया जाए। इस तरह की परिस्थितियों में श्री फैजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया 1955 में, भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके अन्य सदस्य थे KM पानीकर, HN कुंजरू और इस आयोग ने विस्तृत रूप से अध्ययन करके ये स्वीकार किया कि जनता की मांग है तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ देश की एकता और अखंडता, भाषाई, इसके साथ साथ वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा, सांस्कृतिक एकता और देश में जनता का और राज्यों का व्यापक रूप से कल्याण, इन सभी सिद्धांतों को भी पालन किया जाना चाहिए। और उसने सिफारिश की कि भारत को 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए प्रशासनिक सुविधा के लिए। केंद्र सरकार ने उनकी सिफारिशों को मामूली परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया और 1956 में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने का फैसला किया। भाषा के आधार पर मलयालम भाषिक क्षेत्र के लिए केरला, तमिल भाषा बोलने वालों के लिए तमिलनाडु, उड़िया भाषा बोलने वालों के लिए ओडिशा, कन्नड़ भाषा बोलने वालों के लिए कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में मुंबई और गुजरात को इकट्ठा ही रहने दिया गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसका पहले नाम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य पंजाबी भाषा के आधार पर। इसी प्रकार आसाम, बंगाल, बंगाली भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लेकिन राज्य जो पुनर्गठन की मांग थी, नए राज्यों के निर्माण की मांग समाप्त नहीं हुई। 1960 में ही, सिर्फ 4 ही साल के बाद, मुंबई राज्य को भाषा के आधार पर मराठी भाषी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए गुजरात नए राज्य का गठन किया गया। दादरा और नगर हवेली का जो क्षेत्र है 1954 में विदेशी शासन से स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा उसे यूटी यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। इस बीच इस क्षेत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ शासक ही वहां पर शासन करने का कार्य करता था। 1961 में गोवा और दमन और दीव को पुलिस कार्यवाही के द्वारा पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया
और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दमन और दीव देश के 7वें संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज बन गए। उसके बाद पांडिचेरी और वर्तमान में नाम पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम 1954 में फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्र करवाए गए और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1962 में यूनियन टेरिटरीज का पुडुचेरी को दर्जा दिया गया। नागालैंड 1963 में 16वें राज्य का दर्जा नागालैंड को मिला। 1966 में मास्टर तारा सिंह की जो पंजाबी सूबे की मांग थी, उसके चलते एक शाह आयोग का गठन किया गया। उसने ये सिफारिश की कि पंजाब को भाषा के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा और पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए पंजाब 2 राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए। और हरियाणा का और पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको पहले 1971 में पहले उसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया और उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बन गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय अगले राज्य बने। इन 3 राज्यों का गठन किया गया। मणिपुर भारत का 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां और मेघालय भारत का 21वां राज्य बना। सिक्किम 1947 में सिक्किम जो शाही राज्य था चोंग्याल, उसके अधीन शासन करता था और उसकी जो प्रभुसत्ता थी वो ब्रिटिश सरकार के पास थी। 1947 में ही वहाँ की जो चोंग्याल जो देशी शासक था, उसने रक्षा, विदेशी और संचार के मामले भारतीय संघ में को सौंप दिए गए। यानी इस प्रकार जो सिक्किम था एक भारतीय संघ के अंतर्गत एक तरह से शाही राज्य था। 1974 में सिक्किम की जनता की मांग के ऊपर पहले सिक्किम को भारत का सह राज्य के घोषित किया गया और भारत के एक हिस्से के रूप में, सह राज्य के रूप में उसको स्वीकार किया गया और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। 1987 में नेपा क्षेत्र में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। मिजोरम 23वां राज्य, वहाँ का एक संगठन था मिजो नेशनल फ्रंट, उसके साथ शांति समझौता हुआ और मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां नया राज्य बना और गोवा 25वां राज्य भारतीय संघ का बन गया। इस प्रकार भारत में जो संघ में जो राज्यों की जो संख्या वो बढ़कर 25 हो गई। 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट ने 3 नए राज्यों को निर्माण करने का फैसला किया। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड और 28वें राज्य के रूप में झारखंड। जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश को विभाजित करके, मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और बिहार को विभाजित करके झारखंड नामक नए राज्य का गठन किया गया। 2014 में तेलंगाना क्षेत्र की मांग के ऊपर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था उसका बंटवारा करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया तेलंगाना। उसके बाद जो लेटेस्ट जो भारतीय जो संघात्मक क्षेत्र है, जो संघीय राज्य है, उसमें जो गतिविधि है वो 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर राज्य को अब 2 नए यूनियन टेरिटरीज में घोषित कर दिए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें विधानसभा नहीं होगी। तो कई बार ये प्रश्न पैदा होता है, तो क्या भारत को आप संघ कह सकते हैं? क्या भारत अर्ध संघात्मक राज्य है या भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में ही एकात्मक तत्वों के साथ संघात्मक शासन प्रणाली है? तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो एकात्मक शासन प्रणाली में पाए जाते हैं, लेकिन भारत एक पूर्ण रूप से संघीय शासित राज्य है जिसमें राज्य अपनी शक्तियां हैं भारत के संविधान से प्राप्त करते हैं। हालांकि संघीय सरकार को राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को, एसआर बोमई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत कुछ संघीय एकात्मक विशेषताओं के साथ पूर्ण रूप से संघात्मक राज्य है। थैंक यू।